सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आंसू में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हम बेसिकली मेम्ब्रेन के फंक्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस, ठीक है, इसी टाइप में ही एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, जैसे कि फेगोसाइटोसिस होता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, तो इसी के रिलेटिव हम बात करने वाले हैं। कंपेयर एंड पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया अपना, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और प्रोसेस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, और 3 टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, जो कि एमएससी के सिलेबस में है, तो उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम सीधा पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, डिटेल में। और चलो शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वन ऑफ द ग्रेट वंडर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज इट्स एबिलिटी टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस inside the cell. The substance include ion such as calcium, sodium, potassium, and chlorine. Nutrients include sugar, fatty acid, and amino acid, and waste product, particularly carbon dioxide, which must leave the cell. तो इन सभी जो मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, गैस हो गया, उनको सेल के अंदर लाना या बाहर ले जाना। ठीक है, और बहुत सारे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, जैसे कि, ठीक है, उसको सेल के अंदर कैसे लाएं। ठीक है, बिकॉज आप सभी को पता है पोलर मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज उनके जो हाइड्रोफोबिक रीजन है टेल वाला, उसके कारण वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए उसके कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो आते हैं। ठीक है, तो वो सभी हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फर्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल। ओके, द फॉस्फोलिपिड्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। सो द फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो टाइटली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं ये। और मेम्ब्रेन के जो बाइलेयर मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बीच वाला जो है वो पोर्शन आप सभी को पता है हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, तो वो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर होता है। और बायो मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर के लिए, एमएससी प्रीवियस के लिए। ठीक है, सिलेबस में। तो आगे देखते हैं। दिस स्ट्रक्चर काउज द मेम्ब्रेन टू बी सिलेक्टिवली permeable. Okay, a membrane that has selectively permeability allow only substance meeting certain criteria to pass through its unaided. So in the case of cell membrane, only relatively small non-polar material can move through the lipid bilayer. ठीक है, तो जो ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे वही क्रॉस कर पाएंगे मेम्ब्रेन को। ठीक है, और जो कि पोलर मॉलिक्यूल होंगे जैसे कि ग्लूकोज है, वो सीधे ही क्रॉस मेम्ब्रेन को नहीं कर पाएंगे। उनके लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर है ना, वो होना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्रॉस करने के लिए, तो वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रिमेंबर द लिपिड टेल ऑफ द मेम्ब्रेन आर नॉन पोलर, तो उसी के कारण रिपेल करता है वो, उसकी टेल नॉन पोलर होती है इसके लिए। ठीक है, तो सम एग्जांपल ऑफ दीज आर अदर लिपिड्स, ऑक्सीजन, oxygen and carbon dioxide gas and alcohol. However, water soluble material like glucose, amino acid, and electrolytes need some assistance to cross the membrane because they are repelled by the hydrophobic tail. रिपेल कर देती है उसकी हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, लिपिड बाइलेयर की जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो उसको रिपेल कर देती है। ठीक है, so all substance that move through the membrane do
सो बाई वन ऑफ टू जनरल मेथड होते हैं उनके जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, विच आर कैटेगरीज बेस्ड ऑन वेदर और नॉट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी कंज्यूम अगर उसकी होकर वो क्रॉस कर रहा है, उसके लिए एनर्जी हो रही है यूज में, तो वो होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी बिना एनर्जी के वो आराम से क्रॉस कर रहा है तो वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंड ऑफ सेलुलर एनर्जी। इन कॉन्ट्रास्ट, active transport is a movement of substance across the membrane using energy from adenosine triphosphate ATP यूज होकर उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो हम अब डिटेल से देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। So the passive transport, in order to understand how substance move passive across a cell membrane, it's necessary to understand concentration gradient and diffusion. Concentration gradient is the difference in concentration of the substance across a space. तो हमने अर्धपारगम्य झिल्ली नाम सुना होगा आपको, जिसमें क्या होता है कि जिस तरफ ज़्यादा सांद्रता वाला कोई मॉलिक्यूल होता है, कोई सॉल्यूशन होता है, और एक तरफ मान लो कम सांद्रता वाला कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है, तो वो है ना एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, तो वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, तो molecules or ion will spread diffuse from where they are more concentrated to where they are less concentrated. तो ज़्यादा से कम concentration की तरफ जाएंगे until they are equal distributed in that space. When molecule move in this way they are said to move down their concentration gradient. Okay, 3 common type of passive transport include simple diffusion. पैसिव ट्रांसफर में 3 प्रकार के बता रखे हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Okay, वही बात है. A couple of common example will help to illustrate this concept. Imagine being inside a closed bathroom. एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें एक मान लो बंद बाथरूम है, और if a bottle of perfume were spread, the scent molecule would naturally diffuse from a spot where they left the bottle to all corner of the bathroom, and this diffusion would go on until no more concentration gradient remains. Okay, another example is a spoonful of sugar placed in a cup of a tea. एक शुगर की भरी हुई चम्मच है, उसको हम एक चाय के कप में डाल रहे हैं. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में eventually the sugar will diffuse throughout the tea until the no concentration gradient remain. Okay, in both cases, in the room in warmer of the tea, hotter diffuse occur even faster as the molecule are bumping into each other and spread out faster than at a cooler temperature, because जो है बॉन्डिंग है वो टूटेगी हायर टेम्परेचर पे, तो वो डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाएगा. ठीक है, हैविंग एन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, there's also acid in diffusion of particles within the body. Okay, so next देख लेते हैं. Whenever a substance exists in greater concentration on one side of a semi-permeable membrane, okay, such as a plasma membrane, any substance that can move down its concentration gradient across the membrane will do so. तो higher concentration से जो ये हमें membrane दे रखी है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करके जाएंगे. ठीक है, कंसिडर सब्सटेंस दैट कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सच एज द गैस ऑक्सीजन एंड CO2. O2 जनरली डिफ्यूज इनटू सेल बिकॉज इट इज मोर कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ देम.
तो सेल के बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि ब्लड है वो सेल के बाहर होता है, तो वो ब्लड हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, अंदर कम होती है, तो वो बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज़ होकर ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। और अंदर CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के कारण, तो वो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है CO2 की, जो कि बाहर डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूज़ आउटसाइड ऑफ द सेल बिकॉज इट इज़ मोर कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ देम, ओके। अनदर ऑफ दीज एग्जाम्पल रिक्वायर्ड एनी एनर्जी, तो ये एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता इनमें, ऑन द पार्ट ऑफ द सेल एंड देयर therefore they use passive transport to move across the membrane. Before moving on, you need to revive the gas that can diffuse across a cell membrane, because cell rapidly use up oxygen during metabolism. There is a typical a lower concentration of oxygen inside the cell than outside. As a result, oxygen will diffuse from the interstitial fluid directly through the lipid bilayer of the membrane and into the cytoplasm within the cell. तो वही बात बोलिए इसने, जो बाहर है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो अंदर की तरफ आ जाती है सेल के ऑक्सीजन, ओके। तो ऑन द अदर हैंड बिकॉज सेल प्रोड्यूस CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट, तो वही है जो हमने बोला है CO2, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है सिंपल डिफ्यूजन का, ठीक है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोल दो, ठीक है। तो सेल के बाहर का एरिया है ये, यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि हमेशा क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो वो इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो अंदर की तरफ जा पाएंगे, जहाँ पे ये देख रहे हो धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मोसिस. Osmosis is the diffusion of water through a semi-permeable membrane. Water can move freely across the cell membrane of all cell, either through protein channel or by slipping between the lipid tail of the membrane itself. However, it is concentration of solute within the water that determine whether or not water will be moving into the cell, out of the cell, or both. So इस डायग्राम में हम नीचे वाले देख रहे हैं कि इधर है वो मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है मान लो ये, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ है हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और एक तरफ हमारा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम है, ठीक है। तो ये जो है वाटर है वो ज़्यादा सोल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें स्विच होता है, और जो कि आगे एग्जांपल भी आएगा, जैसे कि हम फिश को है ज़्यादा सोल्यूट वाले सॉल्यूशन में हम उसको छोड़ देते हैं तो वो उसका है वो पानी बाहर निकल जाता है सेल का, और अगर सेल का अगर अंदर सोल्यूट ज़्यादा होता है तो वो सेल के अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है और वो फट जाता है, तो वो सारी आगे आएगी। सो यहाँ पे बात कर ले तो वही बात आएगी यहाँ पे। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इफ ए मेम्ब्रेन इज permeable to water through not a solute, water will equalize its own concentration by diffusing to the side of lower water concentration and thus the side of a higher solute concentration. तो उस तरफ है वो मूव करेगा, ठीक है। तो इन द बिकर ऑन द लेफ्ट साइड जो हमने ऊपर डायग्राम देखा तो लेफ्ट साइड में क्या था, द सॉल्यूशन ऑन द राइट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाइपरटोनिक. तो राइट साइड में हमने जो सॉल्यूशन देखा था वो हाइपरटोनिक था, मतलब उसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब वो हाइपरटोनिक था, ठीक है। सोल्यूट विद इन ए सॉल्यूशन क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर, ए प्रेशर दैट पुल्स वाटर, ओके। तो वही प्रोसेस है, वही बोल रहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस अकर व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ सोल्यूट आउटसाइड ऑफ ए सेल वर्सेस इनसाइड द सेल. तो सेल के अंदर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मात्रा और बाहर के सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा के डिफरेंस के कारण ये ऑस्मोसिस है वो होता है, ठीक है। द मोर सोल्यूट ए सॉल्यूशन कंटेन द ग्रेटर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दैट सॉल्यूशन विल हैव, okay. तो a solution that has a higher concentration
a solution that has a higher concentration of solutes than another solution, it's called hypertonic, जो हमने ऊपर देखा। तो जो कि हमारे डायग्राम में भी राइट साइड में जो सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा थी तो वो क्या था, हाइपरटोनिक था, ठीक है, हाइपरटोनिक था। तो वाटर मॉलिक्यूल टेंड टू फ्यूज इनटू ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ये वाटर मूव करेगा बिकॉज द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर पुल्स वाटर। ओके, तो इफ़ ए सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो बताओ क्या होगा, आप बताओ कमेंट करो, अगर एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा। तो होगा क्या, सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म का था वाटर कंटेनिंग, तो वो बाहर रिलीज हो जाएगा और सेल है वो श्रिंक्ड हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी, ठीक है, पिचक जाएगी हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो द सेल विल श्रिंक और क्रीनेट एज वाटर लीव द सेल बाय ऑस्मोसिस। इन कॉन्ट्रास्ट ए सोल्यूशन दैट हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन अनदर सोल्यूशन इज सेड टू हाइपोटोनिक। तो वह सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होती है, कंसंट्रेशन एकदम ही कम होती है, तो वो होगा हाइपोटोनिक। ओके, तो सेल इन ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अब सेल अब दूसरा सिचुएशन आ रहा है, सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर डालेंगे तो क्या होगा। तो बिकॉज हाइपोटोनिक में डाल रहे हैं मतलब सेल वाला जो है सॉल्यूशन वो उसका सोल्यूट ज़्यादा है, तो वो सेल है वो अपने अंदर वो वाटर है वो अब्जॉर्व कर लेगी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, तो वो सेल है वो फूल जाएगी और फटने की कगार पे भी आ सकती है, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें देखते हैं, विल टेक ऑन टू मच वाटर एंड स्वेल विद द रिस्क ऑफ इवेंचुअली ब्रस्टिंग, तो वो फट भी सकती है, ठीक है। सो ए प्रोसेस को लाइसिस, जिसको लाइसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इन लिविंग थिंग इज टू क्रिएट एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच ऑल द बॉडीज सेल आर इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो सेल वाला और बाहर वाला सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होगी, ताकि न तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है न तो बाहर जाए न कि इसके अंदर एक्सटर्नल कोई वाटर आए, ठीक है। तो an environment in which two solution have the same concentration of solutes equal osmotic pressure होगा, ठीक है। तो when cell and their extracellular environment are isotonic, the concentration of water molecule is the same outside and inside the cell, ओके, तो बराबर रहेगा। सो वाटर फ्लो बोथ इन एंड आउट एंड द सेल मेंटेन their normal shape and function, various organ system particularly the kidney work to maintain this homeostasis, ठीक है। तो नीचे ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ये सेल दिखा रखी है जिसे मान लो अगर हाइपरटोनिक में डालेंगे तो है वो श्रिंक्ड हो जाएगी, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, सेल का है वो वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर आइसोटोनिक में डालोगे तो वो बाहर भी जाएगा अंदर भी जाएगा, मेंटेन हो जाएगा कुल मिलाकर, तो उसकी साइज शेप वो मेंटेन रहेगी, न तो फूलेगी ना और न कि वो श्रिंक्ड होएगी, ठीक है। और अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, वो सेल अब्जॉर्व कर लेगी वाटर, बाहर से अंदर की तरफ वाटर आएगा तो वो फूल जाएगी और वो ब्रस्ट भी हो सकती है, फट भी सकती है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। So facilitated diffusion is the diffusion process used for those substances that cannot cross the lipid bilayer due to their size and polarity. Okay, because polar molecule है वो आप सभी को पता है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को because of hydrophobicity of the fatty acid tail. Okay. तो एक कॉमन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, बिकॉज ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसे सेल के अंदर ब्लड के द्वारा जो ग्लूकोज आता है सेल के अंदर आना पड़ेगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म के लिए इनिशियल है ये तो ग्लूकोज, तो वो वैसे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा तो आ नहीं सकता बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये अंदर सीधा तो आ नहीं सकेगा, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। वेयर इट इज़ यूज्ड टू मेक एटीपी ऑल्दो ग्लूकोज कैन बी मोर कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल, इट्स कैन नॉट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर वाया सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज इट इज़ बोथ लार्जर एंड पोलर, लार्जर भी है और पोलर मॉलिक्यूल भी है, दोनों समस्या हो गई, ठीक है। टू रिजोल्व this, a specialized carrier protein called the glucose transporter will transfer glucose molecule into the cell to facilitate in its inward diffusion.
there are many other solutes that must undergo facilitated diffusion to move into the cell, such as amino acid, or to move out of the cell, such as waste materials, because facilitated diffusion is a passive process. It does not require energy expenditure, energy रिक्वायर्ड नहीं है, एनर्जी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बाय द सेल, तो यहाँ पे एक ये डायग्राम आ रहा है। तो जैसे कि ये चैनल प्रोटीन है, इसके द्वारा है ये जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है वो है बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरा हम देख पा रहे हैं डायग्राम, तो इसमें है वो कैरियर प्रोटीन के द्वारा आ रहे हैं, आ रहा है, जैसे कि ग्लूकोज हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो वो जो कि पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो कैरियर प्रोटीन है वो ज़्यादा सिलेक्टिव होता है चैनल प्रोटीन के तुलना में, बिकॉज जो कैरियर प्रोटीन है ये पर्टिकुलरली ज़्यादातर एक ही प्रकार के जो है मॉलिक्यूल को आने देता है, जबकि चैनल प्रोटीन है वो एक से ज़्यादा को भी अलाउ कर देता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी नहीं, बहुत बार। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि इसके लिए एनर्जी है वो कंज्यूम होगी, एनर्जी है वो हमें देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। फॉर ऑल ऑफ द ट्रांसपोर्ट मेथड डिस्क्राइब्ड अबाउ, द सेल एक्सपेंड नो एनर्जी, अबाउ में जो हमने पढ़ा उसके लिए एनर्जी एक्सपेंड नहीं हो रही थी, बट अब होगी। मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एड इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस डू सो विदाउट the use of ATP. During active transport, ATP is required. ATP is required to move a substance across a membrane, often with the help of protein carrier and usually against its concentration gradient. Against concentration gradient. तो जैसे कि कम कंसंट्रेशन की, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पानी का सोर्स यहाँ पर है और एक हमारे पास टंकी है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि एक पानी का सोर्स यहाँ पर है और नीचे टंकी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें तो हमें इससे यहाँ पे पानी भेजना है, तो हमें किसी अनदर मोटर की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि हमने पैसिव में देखा, मतलब एनर्जी की आवश्यकता नहीं हो रही, यहाँ से पानी है वो आराम से आ जाएगा। लेकिन जब हमें यहाँ से पानी यहाँ तक पहुँचाना होगा, जबकि ये ऊपर है, तो इसके लिए ये सीधा पानी ऊपर नहीं जाएगा, इसके लिए हमें पानी की है वो मोटर लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो काम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व प्रोटीन दैट सर्व एज पंप। द वर्ड्स पंप प्रोबेबली कंज्यूर अप थ्रू ऑफ यूजिंग एनर्जी टू पंप अप द टायर ऑफ बाइसिकल और बास्केटबॉल, ये भी एक एग्जांपल दिया है। सिमिलरली एनर्जी फ्रॉम ATP इज रिक्वायर्ड फॉर दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, मोलिक्यूल और आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यूजुअली अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। लोअर टू हायर के लिए अब एनर्जी तो चाहिएगी, सिंपल बात है वो तो, ठीक है। सो द सोडियम पोटेशियम पंप विच इज ऑल्सो कॉल्ड NKATPase पंप है वो ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ ए सेल while moving potassium into the cell. Okay, the sodium potassium pump is an important ion pump found in the membranes of many type of cells. So these pumps are particularly abundant in nervous cells. नर्वस सेल्स में ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि रोडोप्सिन रिसेप्टर जो होता है वहाँ पे भी रोड सेल होती है, ठीक है, उसमें इसी टाइप का होता है, विच आर कॉन्स्टेंटली पंपिंग आउट सोडियम आयन, पंपिंग आउट मेम्ब्रेन सेल से सोडियम को बाहर निकालता रहता है कॉन्स्टेंटली, एंड पुलिंग इन सोडियम आयन टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन. An electrical gradient is different in electrical charge across a space. In the case of nervous cell, for example, the electrical gradient exists between the inside and outside of the cell. Within the inside, between the negatively charged at around अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज बता रहा है अराउंड -70 मेगावोल्ट, ओके,
relatively to the outside, the negative electrical gradient is maintained because each sodium potassium pump move 3 सोडियम, बिकॉज नेगेटिव आयन है वो रेगुलेट मेंटेन हो रहा है, बिकॉज क्या है कि ज़्यादा पॉजिटिव है वो बाहर निकल रहा है और एक है वो सोडियम, 2 सोडियम है वो अंदर आएंगे और 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम है वो अंदर आएंगे, बिकॉज ईच सोडियम पोटेशियम पर मूव 3 सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन है वो बाहर सेल के बाहर थ्रू आउट करेंगे एंड पोटेशियम 2 पोटेशियम आयन है वो अंदर आएंगे, ठीक है। फॉर ईच ATP molecule that is used, this process is so important for nerve cell that is account for the majority of their ATP uses. So ये डायग्राम आ गया। तो ये डायग्राम है जिसमें जैसे कि ये है सोडियम पोटेशियम पंप और ये है, ठीक है। इसमें देखो 3 सोडियम आयन है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं 3 सोडियम पंप मॉलिक्यूल आयन और 2 पोटेशियम आयन है वो अंदर आ रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे ATP है वो कंज्यूम हो रही है, ATP है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। और क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव आयन ज़्यादा जा रहा है बाहर तो अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम आयन पोटेशियम आयन है वो कम आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिसके कारण है वो नेगेटिव चार्ज है वो मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। 3 तो नहीं आ रहे हैं ना, अगर 3 पोटेशियम आते तो थोड़ा हाँ मेंटेन नहीं रहता, ठीक है। So other forms of active transport do not involve membrane carrier. Endocytosis brings into the cell is process of cell ingesting material by enveloping it in a portion of its cell membrane and then pinching off that portion of membrane. ओके तो होता क्या है, एक मैंने वीडियो भी बना रखी है फेगोसाइट और पिनोसाइट के ऊपर, जो कि मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर चैनल पे जाके आप देख लेना। तो उसमें बता रखा है मैंने फेगोसाइटोसिस, उसमें एंडोसाइटोसिस होता है सेल का, ठीक है। जैसे कि अमीबा होता है, जैसे कि ठीक है यहाँ पे एक फूड मॉलिक्यूल है तो वो उसको क्या करता है, फूड मॉलिक्यूल को अंदर ऐसे धीरे धीरे ऐसे पिंचिंग ऑफ करके मेम्ब्रेन को और अंदर ऐसे धीरे धीरे अंदर लेके आ जाता है मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो इस प्रकार का एंडोसाइटोसिस देखने को मिलता है, जैसे कि इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है हमें। देखो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में मेन जो डिफरेंस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में होता है लार्ज फूड पार्टिकल है वो पार्टिसिपेट लेते हैं, और जबकि हमें पिनोसाइटोसिस में जबकि क्या होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो जैसे कि वाटर सोल्यूबल स्मॉल एकदम पार्टिकल्स है वो पार्टिसिपेट लेते हैं। तो मेन डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम फेगोसाइटोसिस में देख रहे हैं ये लार्ज फूड पार्टिकल आएगा मेम्ब्रेन के पास, और यहाँ पे थोड़ा सा देखो मेम्ब्रेन पहले तो सीधी थी वहाँ, लेकिन फूड पार्टिकल आते ही ये पिंच ऑफ हो गया मेम्ब्रेन का और ये मेम्ब्रेन के अंदर ये आ गया वेसिकल बन के, ठीक है। एक छोटी सी वेसिकल बन जाएगी, ये अंदर आ गया। अब इसके ऊपर क्या होगा, लाइसोसोम आएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इसके अंदर से है वो एसिडिक मटेरियल है वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू। तो इससे क्या होगा, जो लाइसोसोम है इसको अट्रैक्ट होगा इसकी एसिडिटी से और लाइसोसोम इसके ऊपर अटैक कर देगा फूड वेसिकल के ऊपर और इसको डाइजेस्ट कर देता। तो ये सारी प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बता रखी है, वो देख लेना, ओके। So once pinched off the portion of membrane and its content become an independent intracellular vesicle, एक independent एक इंट्रासेलुलर वेसिकल के रूप में बन जाती है, जो कि सेल के अंदर आ जाती है एक टाइप से, ठीक है। ए वेसिकल इज ए मेम्ब्रेनस sac, a spherical and hollow organelle bound by a lipid bilayer membrane. Endocytosis often bring material into the cell because सेल के अंदर आ गई थी वो, that must to be broken down और डाइजेस्ट होती है लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग इज द एंडोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पार्टिकल का होगा, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट लेंगे। मैनी इम्यून सेल इंगेज इन फेगोसाइटोसिस ऑफ इन्वेजिंग पैथोजेंस है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको वो इन्वेजिनेस करके वो है मार देती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में। लाइक लिटिल पैकमैन, देयर जॉब इज टू पेट्रोल body tissue for unwanted matter such as invading bacterial cell, phagocyting them and digest them.
इन कॉन्ट्रास्ट टू फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, मतलब एक तरीके से वाटर सोल्यूबल एकदम से स्मॉल पार्टिकल सेल ड्रिंकिंग हो गया एक तरीके से। तो ओके, ब्रिंग फ्लूइड कंटेंट dissolve substance into cell through membrane vesicles. Phagocytosis and pinocytosis take in a large portion of extracellular material, and they are typically not highly selectively in the substance they bring in. तो ज़्यादा हाईली सिलेक्टिवली नहीं होते, बिकॉज हर किसी को भी वो ज़्यादा सिलेक्टिवली, मतलब एक टाइप के पर्टिकुलरली पैथोजन को वो थोड़ी करता है, वो बहुत सारे पैथोजन को वो अंदर ले सकता है, बहुत सारे फूड मटेरियल को वो अंदर ले सकता है अलग अलग टाइप के, तो वो ज़्यादा हाईली सिलेक्टिवली नहीं होता है, ठीक है। तो सेल रेगुलेट द एंडोसाइटोसिस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस वाया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर के द्वारा ये रेगुलेट करते हैं। मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज एंडोसाइटोसिस बाय ए पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट कंटेन मेनी रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के द्वारा ये रेगुलेट होता है, ठीक है। दैट आर स्पेसिफिक फॉर ए सर्टेन सब्सटेंस। तो इसके अंदर कोई होता है वो स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। वंस द सरफेस रिसेप्टर है वो बाउंड sufficient amount of the specific substance, the receptor's ligand, the cell will endocytose the part of the cell membrane containing the receptor ligand complex। तो जो जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे रिसेप्टर लग रहे हैं, तो इस पर जो एक सफिशिएंट कंसंट्रेशन की जो मान लो फूड पार्टिकल जितने इकट्ठे हो जाएंगे, तो जब भी वो इसका है वो इन्वेजिनेशन हो जाएगा और वो वेसिकल के रूप में बन के वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आयरन ए रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज एंडोसाइटोसिस्ड बाय रेड ब्लड सेल इन दिस वे। ओके, तो जो आयरन है वो एंडोसाइटोस होता है, अंदर की तरफ लिया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है हीमोग्लोबिन के लिए। तो वह रेड ब्लड सेल के द्वारा ऐसे ही लिया जाता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है। तो हमने दो ये बात कर ली थी जो कि हाईली सिलेक्टिवली नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा सा सिलेक्टिवली होता है, बिकॉज ये रिसेप्टर मीडिएटर होता है। यहाँ पे रिसेप्टर पे ही जो सब्सटेंस है वो सफिशिएंट मात्रा में बाइंड होते हैं, तब ये वेसिकल बनती है, ठीक है। तो ये लेक्चर समाप्त होने वाला, थोड़ा सा ही बच्चा है तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट विद एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस टेकिंग आउट ऑफ द सेल is the process of a cell exporting material using vesicular transport। तो आपने देखा होगा जो कि सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं जो कि सेल के बाहर जो है वो ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोमोडुलम कॉम्प्लेक्स है वो पार्टिसिपेट लेता है, जो कि ठीक है, तो वेसिकल फॉर्मिंग होती है, ठीक है। तो मैनी सेल मैन्युफैक्चर सब्सटेंस that must be secreted like a factory manufacturing a product for export. These substances are typically packed into a membrane bound vesicle within the cell। सेल के अंदर ही उसका वो है वो membrane bound vesicle को बनाना पड़ता है। तो when the vesicle membrane fuse with the cell membrane, the vesicle release it contents। ओके, तो जब वो इसके कांटेक्ट में आती है तो वो उसका जो मटेरियल है वो रिलीज़ कर देती है आउटसाइड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो द वेसिकल मेम्ब्रेन देन बिकम अ पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बाद में वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकता है, उसका वो जो वेसिकल का जो मेम्ब्रेन था जो पहले अंदर बना था, जो कि पहले वेसिकल का वो बनेगा अंदर, वेसिकल बनेगी अंदर, फिर वो कांटेक्ट में आएगी सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के जैसे कांटेक्ट में आएगी तो उसका वो मटेरियल है वो बाहर रिलीज़ कर देगा, और जो इसकी मेम्ब्रेन है वो काम आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। सो द सेल ऑफ द स्टोमच एंड पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू एक्सोसाइटोसिस। तो पेनक्रियाटिक जूस है वो सीक्रेट होता है, और हमारी जो स्टोमच में है बहुत सारे एंजाइम है वो सीक्रेट होते हैं, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो वो ट्रिप्सिन और ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ही रिलीज होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सेल प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन दैट आर सेंट थ्रू आउट द बॉडी, एंड सर्टेन इम्यून सेल्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट
लार्जर अमाउंट ऑफ हिस्टामिन जो कि मास्ट सेल से जैसे किया है और हिस्टामिन है वो रिलीज होता है, तो ये सब एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ए केमिकल इंपॉर्टेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये हमारे पास एक डायग्राम है एक्सोसाइटोसिस का है। तो इसमें है जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए है, इस डीएनए का एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए बाहर आएगा, इस एमआरएनए का प्रोटीन बनेगा, इस प्रोटीन को बाहर जाना है, मान लो ये प्रोटीन एक एंजाइम है मान लो, ठीक है, इस एंजाइम को बाहर जाना पड़ेगा, तो इस एंजाइम को गोल्जी बॉडी के थ्रू ये वेसिकल बनेगी इस एंजाइम की, ठीक है, जो कि ये बनी हुई दिखा रखी है, जिसके अंदर ये है एंजाइम हरे कलर का। तो ये जब है मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगी ये वेसिकल, तो इसका जो एंजाइम है वो बाहर सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो है जो वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट ले लेगी इसके अंदर ये बनाने में बायो मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम, जिसके अंदर वो सेल के अंदर देखो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है वो ब्लैक जो कि जिसके अंदर एंजाइम्स है, तो कितना प्यारा डायग्राम है, ठीक है। इतना ही था आज वाली वीडियो में, और नेक्स्ट एमएससी और CSIR नेट JRF के रिलेटेड वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को दबा देना, और मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।